अगर आप किसी लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी एक चुनौती ये होती है कि करंट अफेयर्स के सेक्शन को किस प्रकार से तैयार किया जाए। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है स्पेशल करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करते हैं ताकि अलग अलग लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आज की पहली खबर को देखेंगे प्रश्न के माध्यम से। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन है आपके सामने और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या है। आपके सामने पहला कथन है राष्ट्रीय वोटरशेड सम्मेलन 2025 का आयोजन गुंटूर में हुआ और दूसरा कथन आपके सामने है यह सम्मेलन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो हाल ही में एक राष्ट्रीय वोटरशेड सम्मेलन हुआ था जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुआ। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है और इसका आयोजन जो किया वो आयोजन इसका करवाया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला जो भूमि संसाधन विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो है उसके द्वारा आयोजन करवाया गया था। तो यहां पर दोनों ही कथन इसके सही हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। जब हम वाटरशेड एरिया की बात करते हैं तो वाटरशेड एरिया कौन सा एरिया होता है? मान लिया कि ये नदी है या कोई तालाब है या कोई बहुत बड़ी झील है, आसपास के क्षेत्रों से, ढलान वाले क्षेत्रों से आप जानते हैं कि कई धाराओं में पानी इसकी ओर बहता है और इस प्रकार से जब पानी बहता है तो इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? या तालाब में पानी इस प्रकार से आता है या झील में पानी आता है, तो ये जो पूरा एरिया होता है जिसमें जो छोटी छोटी धाराएं होती हैं उसका क्षेत्र भी शामिल हो जाता है, तो इस एरिया को हम कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र या वाटरशेड एरिया के रूप में परिभाषित करते हैं। अब ये जब पानी आता है ढलान के एरिया से तो अपने साथ थोड़े से अपशिष्ट भी ले आता है, अपने साथ कचरा भी लेकर के आता है और अगर बहुत तेजी से आ रहा है तो भूमि का कटाव भी इसके माध्यम से होता है, यानी सॉयल इरोजन भी होता है, भूमि क्षरण भी होता है। अब अगर इन सारी स्थितियों को रोकना है, जल का संचयन करना है, तो हम यहाँ पर छोटे छोटे टैंक बना सकते हैं पानी के, जो कि जल के इस प्रवाह को धीमा करेंगे, भूमि क्षरण को कमजोर करेंगे और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इस जल का ठीक तरीके से संचयन करते हैं तो यहाँ जिन फसलों का उत्पादन हो रहा है उन फसलों के लिए हम सिंचाई का जल भी उपलब्ध करवा सकते हैं। और साथ ही जब जल छान करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है तो जब छनता है तो वो सबसे बड़ा प्यूरिफायर है, अपने आप में उससे किसी प्रकार का प्रदूषित जल वो नहीं होता। तो ये जो प्रदूषण इस प्रकार से होता है भूमि कटाव, कचरे के माध्यम से, अपशिष्ट के माध्यम से, ये जो नदी का जल प्रदूषित होता है तो इसकी स्थितियों को भी हम कमजोर कर सकते हैं, इसकी स्थितियों पर भी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। इसलिए इस भूमि का प्रबंधन होना बहुत जरूरी है और इसी के प्रबंधन के लिए, इस वाटरशेड एरिया के ही प्रबंधन के लिए नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस हाल ही में गुंटूर में हुई। ठीक है, तो ये सामान्य बात हो गई। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सीमा निम्नलिखित में से किस या किन देश या देशों से लगती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? नेपाल और बांग्लादेश। दूसरा ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश और चीन। तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चीन और चौथा ऑप्शन है नेपाल और म्यांमार। तो आपको इसका उत्तर बताना है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बार फिर से चर्चा में था। अगर आप इस मैप को ठीक से देख लें तो आप बता देंगे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों से लगती है। तो ये एक ऐसा कॉरिडोर है जो भारत के लिए बहुत संवेदनशील है और संवेदनशीलता का कारण क्या है कि इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, चिकन नेक के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये बहुत ही पतला और संकरा है, मुर्गी के गर्दन की तरह बहुत पतला और संकरा क्षेत्र है, इसलिए इसको एक उपनाम चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सामान्यतः प्रचलित है और ये एकमात्र स्थल मार्ग है जहां जो उत्तर पूर्वी भारत को शेष भारत से जोड़ने का काम करता है। अगर दूसरा कोई स्थल मार्ग बनाना पड़ेगा तो वो दूसरे देश से होकर के बनाना पड़ेगा, इसलिए इसकी संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है। साथ ही एक ट्राई जंक्शन जहां पर भूटान, चीन और भारत की सीमा मिलती है, ये उसके भी पास स्थित है, जो इसकी संवेदनशीलता को बढ़ा देता है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। आप ये देखिए, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर इस प्रकार से है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है और अपने सबसे संकीर्ण क्षेत्र में ये लगभग 21-22 किलोमीटर है। तो आप देखिए, और यहीं पर एक ट्राई जंक्शन है, ये यहाँ भूटान, भारत और चीन का, जहां पर 2017 में डोकलम विवाद हो चुका है। तो ये इसकी संवेदनशीलता को और ज्यादा बढ़ा देता है।
हाल ही में बांग्लादेश से इस प्रकार की खबरें आई हैं कि वो अपने यहां स्थित लाल मोनिरहाट एयरबेस को न केवल रसद आपूर्ति के लिए इस्तेमाल कर सकता है बल्कि सैन्य उपयोग भी उसका बढ़ा सकता है। लाल मोनिरहाट एयरबेस यहां पर स्थित है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है और भारत की मुख्य भूमि से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर की जो संवेदनशीलता है, उसकी जो सेंसिटिविटी है, उसको और ज्यादा बढ़ा देता है। इसी कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहां पर स्थित, और आप देखिए इधर बांग्लादेश पड़ता है इस कॉरिडोर के, और इधर नेपाल पड़ता है। तो इसकी सीमा भारत में तो है ही, ये स्थित है। भारत इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एक तो ये रास्ता सिलीगुड़ी कॉरिडोर का है ही, लेकिन भारत उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ और बेहतर कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सके, इसलिए उसने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एक विकल्प के रूप में एक और परियोजना पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, जिसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये कोलकाता से यहां इस प्रकार से शुरू होगा और फिर समुद्री मार्ग से होते हुए म्यांमार के सिटवे से जुड़ेगा, सिटवे से पलेटवा, पलेटवा से कलेटवा, और वहां से मिजोरम के जोरिनपुई को इससे जोड़ दिया जाएगा। जोरिनपुई से लोंगलाई, वहां से मिजोरम की राजधानी आइजोल, और वहां से असम में स्थित सिलचर, और फिर इसे एक हाई स्पीड कॉरिडोर से जोड़ दिया जाएगा शिलोंग से, जो उत्तर पूर्वी भारत से कनेक्टिविटी का एक अतिरिक्त मार्ग भारत के लिए उपलब्ध करा देगा। और भारत इस परियोजना पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत की चौतरफा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इस पर भी काम कर रहा है, ताकि उत्तर पूर्वी भारत में विकास मानकों को बहुत तेजी से बढ़ाया जा सके और जो कनेक्टिविटी की समस्या है उसको दूर किया जा सके। इसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया था। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों से मिलती है? बांग्लादेश से मिलती है और नेपाल से मिलती है। तो ऑप्शन ए इसके अंतर्गत बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश से 8 चीतों को लाए जाने की आधिकारिक घोषणा की गई है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में आधिकारिक घोषणा हुई है 12 नवंबर 2025 को, जब हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो बोत्सवाना की आधिकारिक यात्रा पर थी। तो बोत्सवाना की आधिकारिक यात्रा पर उन्हीं की यात्रा के दौरान उनकी उपस्थिति में और बोत्सवाना के राष्ट्रपति की उपस्थिति में इस बात की आधिकारिक घोषणा की गई कि बोत्सवाना भारत को 8 चीते सौंप रहा है। और सबसे पहले ये 8 चीते बोत्सवाना के ही मोकोलोदी नेचर रिजर्व में वहां के क्वारंटाइन सुविधा में रखे जाएंगे। पहले 5 चीतों को क्वारंटाइन सुविधा प्रदान की गई है, फिर 3 चीतों को प्रदान की जाएगी और उसके बाद 8 चीतों को ट्रांसलोकेट किया जाएगा भारत में। ये पूरा काम हो रहा है प्रोजेक्ट चीता के तहत। प्रोजेक्ट चीता की जो शुरुआत है वो वर्ष 2022 में हुई थी और उसके तहत ही सितंबर 2022 में सबसे पहले 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे। फिर फरवरी 2023 में 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। अब प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते बोत्सवाना से लाए जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंतर्गत ही काम करता है और प्रोजेक्ट चीता की जो नोडल एजेंसी है, क्रियान्वयन एजेंसी है, वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ही है। तो ये खबर आपने पूरी जान ली और बोत्सवाना की अवस्थिति भी देख लेते हैं। ये बोत्सवाना है। तो पहले ये हरे कलर में यहां पर दिखाया गया है, पहले नामीबिया से सितंबर 2022 में 8 चीते आए, फिर दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते फरवरी 2023 में आए। अब प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते लाए जा रहे हैं। यहां पर कालाहारी डेजर्ट भी पड़ता है और बोत्सवाना का जो 70% हिस्सा है वो कालाहारी डेजर्ट में ही पड़ता है। इसके अलावा जो कालाहारी डेजर्ट में स्थित एक शहर है घांजी, घांजी से ये चीते आए। एक प्रकार से घांजी से इनको मोकोलोदी नेचर रिजर्व में क्वारंटाइन सुविधा में रखा गया है और जब क्वारंटाइन सुविधा पूरी हो जाएगी तो उस सुविधा के बाद इनको भारत में ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? डेविड सोलोलॉय को 2025 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला है? तो आपके सामने ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है लंदन एंड द साउथ ईस्ट, बी ऑप्शन है ऑल दैट मैन इज, सी ऑप्शन है फ्लैश और डी ऑप्शन है द साउथ। इसका सही उत्तर क्या होगा? बुकर पुरस्कार किसके लिए इनको, माफ कीजिएगा, बुकर पुरस्कार किसके लिए इनको मिला है? डेविड सोलोलॉय को वर्ष 2025 का बुकर प्राइज मिला है फ्लैश के लिए। इनकी पुस्तक है फ्लैश, उसके लिए इनको प्रदान करने की घोषणा की गई है। एक ब्रिटिश हंगेरियन राइटर हैं डेविड सोलोलॉय। इनकी स्पेलिंग से आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये सजाले भी लिखा जा रहा है कई जगहों पर, लेकिन हंगेरियन भाषा में इनको सोलोलॉय पढ़ा जाएगा। तो वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है इनको। इनकी एक पुस्तक है फ्लैश, उसके लिए। पुस्तक 6 अन्य पुस्तकों
अन्य 6 पुस्तकें भी इस पुरस्कार को प्राप्त करने की रेस में थी और उन्हीं में से एक पुस्तक चुनी गई है। और डेविड सोलोलॉय का जो पूरा फिक्शन है, ये वस्तुतः एक तरह से इनके फिक्शन में आप सौंदर्य को भी देखेंगे, रूप या नैतिकता के स्तर पर जोखिम उठाने का दृष्टिकोण को भी आप उसमें देखेंगे। फ्लैश की जो कहानी है वो हंगरी के हाउसिंग एस्टेट, इराक युद्ध और लंदन के अभिजात वर्ग की दुनिया में फैली हुई है। उपन्यास का जो अधिकांश भाग है वो खामोशियों और रिक्त स्थानों के बीच घटित होता है। कहानी जो है वो वर्ग भेद, शक्ति संबंध यानी पावर रिलेशंस, अंतरंगता, प्रवास और पुरुषत्व जैसे विषयों पर गहराई से विचार रखती है। डेविड सोलोलॉय का जो जन्म है वो कनाडा में हुआ था। परिवार इनका पहले बेरूत गया, फिर वहां से लंदन, बाद में हंगरी चला गया। वर्तमान में ये अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रिया में रहते हैं। अपने करियर की शुरुआत इन्होंने लंदन की सिटी क्षेत्र में वित्तीय विज्ञापन विक्रेता के रूप में की थी और इसी अनुभव पर आधारित इनका पहला उपन्यास है लंदन एंड द साउथ ईस्ट। और इसी की वजह से इन्हें वर्ष 2016 का बुकर प्राइज के लिए नामांकन भी मिला था। इसके लिए नहीं मिला था, मतलब लंदन एंड द साउथ ईस्ट के लिए इनको कई पुरस्कार प्राप्त हुए, लेकिन इस वर्ष 2016 में इन्होंने एक उपन्यास आया था इनका ऑल दैट मैन इज, वर्ष 2016 का उपन्यास ऑल दैट मैन इज, उसके लिए बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुए थे। तो बुकर पुरस्कार के लिए नामांकन इनका पहले भी हो चुका है, अब इनको मिला है। अगला प्रश्न है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? आपके सामने ऑप्शंस हैं आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जर्मन वॉच और डब्ल्यूएमओ यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी जर्मन वॉच। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 की जो रिपोर्ट है वो जारी की जा चुकी है। रिपोर्ट का नाम आपने पढ़ लिया है, संस्था कौन सी है इसको जारी करने वाली वो भी आप जान चुके हैं। कहां पर इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है? COP 30 का जो सम्मेलन ब्राजील के बेलम में हो रहा है वहां पर इसको प्रस्तुत किया गया है। इसमें मूल्यांकन, जलवायु जोखिम का जो मूल्यांकन है उसमें 30 वर्षों को शामिल किया गया है। 1995 से वर्ष 2004 को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका मानव जनित यानी ह्यूमन इंड्यूस्ड जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जो चरम मौसमी घटनाएं हैं, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, उनके मानवीय और आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करना। और गणना का आधार इसकी क्या है? कितनी फैटिलिटीज हुई हैं चरम मौसमी घटनाओं की वजह से, प्रभावित जनसंख्या का स्तर कितना है, कितनी बड़ी जनसंख्या प्रभावित हुई है, और आर्थिक हानि का स्तर क्या है। ये केवल तेज शुरुआत वाली घटनाओं यानी रैपिड ऑनसेट इवेंट्स को ही शामिल करता है, जैसे कि बाढ़, तूफान, अत्यधिक तापमान जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर, जंगल की आग यानी वर्ल्ड फायर्स, ग्लेशियल लेक जो आउटबर्स्ट फ्लड्स है, इस तरह की घटनाओं को शामिल करता है। जो धीमी घटनाएं हैं उसको अपनी आकलन में शामिल नहीं करता। और धीमी घटनाएं किस प्रकार की हैं? जैसे समुद्र स्तर में होने वाली वृद्धि जलवायु परिवर्तन के कारण, औसत तापमान में होने वाली वृद्धि, या महासागरीय अम्लीकरण की घटना, या ग्लेशियरों का पिघलना, इस तरह की घटनाओं को, धीमी घटनाओं को शामिल नहीं करता अपने मूल्यांकन में। 1995 से लेकर के वर्ष 2024 के बीच कितनी चरम मौसमी घटनाएं घटी हैं? कुल मिलाकर के 9,700 के आसपास ये दर्ज की गई हैं और इनके कारण 8,32,000 के आसपास मौतें हुई हैं। और इनके कारण होने वाली अगर आर्थिक हानि का मूल्यांकन किया जाए तो वो आर्थिक हानि बैठती है 4.5 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक, यानी भारतीय इकोनॉमी के लगभग आसपास, जितना भारतीय इकोनॉमी का साइज है। 2024 में सबसे अधिक प्रभावित देश कौन से हैं जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं? तो कैरिबियन सी में स्थित सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस और इसके अलावा ग्रेनेडा, ये दो देश बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और जो अफ्रीकी देश है चाड, वो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट से वर्ष 2024 में काफी प्रभावित हुआ है। और ये जो दो देश हैं सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस और ग्रेनेडा, ये दोनों ही कैरिबियन सी में स्थित हैं। जो सभी शीर्ष 10 देश हैं वो, यानी जो 1995 से लेकर के 2024 के बीच एक्सट्रीम वेदर इवेंट से प्रभावित होने वाले टॉप 10 देश हैं, वो सभी ग्लोबल साउथ के हैं। ग्लोबल साउथ के वे देश हैं जो सामान्यतः विषुवत रेखा के दक्षिण में पड़ते हैं, लेकिन सामान्यतः पिछड़े विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। तो वही इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। भारत भी इन टॉप 10 देशों में शामिल है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें तात्कालिक कमी की आवश्यकता है।
नहीं तो मृत्यु और आर्थिक हानि जो है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। जर्मन वॉच के जो सलाहकार हैं उनके द्वारा कहना है कि COP30 में जो लॉस एंड डैमेज फंड है और जो क्लाइमेट फाइनेंस है उस पर ठोस कदम लेना बेहद जरूरी है। और जो क्लाइमेट फाइनेंस का मुद्दा विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विकासशील देश और कम विकसित देशों के पास जलवायु परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए उनको अपने यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है उसका पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए विकसित देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वो धन और तकनीकी सहायता को उपलब्ध करवा पाए। जहां पर कम विकसित देशों में, द्वीपीय देशों में जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के कारण आर्थिक हानि होती है, डैमेज होता है, तो वहां पर किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक आर्थिक ढांचा खड़ा करना है उस पर भी एक फंड की आवश्यकता है। और विकसित देशों की, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से विकसित देश ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में सबसे ऊपर रहे हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो फंड उपलब्ध कराएं कम विकसित देशों को, द्वीपीय देशों को, विकासशील देशों को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी, वेनेडियम फ्लो रेडोक्स बैटरी, रेडोक्स यहां पर नहीं लिखा है, रेडोक्स बैटरी प्रणाली कहां स्थापित की गई है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन नेत्रा ग्रेटर नोएडा में, एनटीपीसी दादरी में, एनटीपीसी रायपुर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहली जो मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी है, बैटरी प्रणाली है, वो एनटीपीसी नेत्रा ग्रेटर नोएडा में स्थापित की गई है। और यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, भारत की पहली और सबसे बड़ी 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडोक्स फ्लो बैटरी है। इस प्रणाली का उद्घाटन हुआ है 11 नवंबर 2015 को एनटीपीसी नेत्रा ग्रेटर नोएडा में, और इसका आयोजन एनटीपीसी के अनुसंधान और विकास केंद्र यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा किया गया है। यह प्रणाली लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज समाधानों की दिशा में देश का पहला बड़ा कदम है। आपने ये देखा होगा कि अगर हम ऊर्जा ट्रांजिशन की तरफ, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए हमें ऊर्जा ट्रांजिशन, एक तरह से ऊर्जा संक्रमण की ओर बढ़ना है, यानी जो जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा है उससे नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाना है। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है, जैसे सोलर एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी है। अगर दिन का समय होगा या जब हवाएं चलेगी तब ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न होगी, बिजली ज्यादा पैदा की जा सकती है इसके सोलर पैनल के माध्यम से या वाइंड टर्बाइन्स के माध्यम से। और जो रात का समय है वहां पर आप देखेंगे कि सोलर एनर्जी उत्पादन की जो क्षमता है वो घट जाएगी। हवाएं नहीं है तो विंड एनर्जी उत्पादन की जो क्षमताएं हैं वो घट जाएंगी। तो जब उत्पादन अधिक हो रहा हो तब इस एनर्जी को अगर हम स्टोरेज कर ले तो अपनी ग्रिड प्रणाली के बैकअप को तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी की समस्या है। लेकिन अब वेनेडियम आधारित जो स्टोरेज प्रणाली है, जब हमने इसको, ये इतनी क्षमता वाली वेनेडियम रेडोक्स फ्लो बैटरी है, इसके माध्यम से हम इस अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में बिजली को संग्रहित करती है, लिक्विड फॉर्म में बिजली को संग्रहित करती है, इसकी क्षमता है। वेनेडियम इलेक्ट्रोलाइट्स का इसके अंतर्गत प्रयोग होता है, और वेनेडियम की जो उपलब्धता है वो भारत में है। जैसे अगर निकल की हम बात करें या कोबाल्ट की अगर हम बात, माफ कीजिएगा निकल नहीं, लिथियम आयन बैटरी का आपने नाम सुना होगा, लिथियम की बात करें या कोबाल्ट की बात करें तो भारत को इनके आयात पर निर्भरता है, लेकिन वेनेडियम की उपलब्धता भारत में है। इसलिए इस तरह की बैटरियों की उत्पादन की एक बड़ी क्षमता भारत में विकसित हो सकती है, क्योंकि वेनेडियम की संसाधन भारत में उपलब्ध है, उसको विकसित किया जा सकता है। तो अगर हम इस फ्लो बैटरी, वेनेडियम रेडोक्स फ्लो बैटरी के उत्पादन की क्षमता को, इसकी दक्षता को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को हम संग्रहित कर सकते हैं, ग्रिड प्रणाली से जोड़ करके एक बैकअप पूरा तैयार कर सकते हैं, और इससे हमारा जो ऊर्जा ट्रांजिशन है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज हुई है। इसका उद्देश्य यही है कि नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को बढ़ाना, ग्रिड रेजिलियंस को बढ़ाना, क्योंकि आपका बैकअप तैयार हो जाएगा। परियोजना का महत्व यही है कि भारत को ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में यह आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और जो पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियां हैं उनका ये विकल्प बन सकती है। ये आपने जान ही लिया। लाभ ये है कि दीर्घायु, लॉन्ग लाइफ साइकिल है इसका, ये 10-15 साल या 20 वर्षों तक ये चल सकती है। 20 वर्षों तक भी इसके खराब होने की जो उम्मीद है वो बेहद कम है। तो इस प्रकार से ये सुरक्षा प्रदान करती है, स्थिरता प्रदान करती है, रिसाइक्लेबल भी है,
यानी पुनर्चक्रण योग्य भी है, बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से ऊर्जा भंडारण को सुनिश्चित किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कोप 32 की यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 32, जो कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत होने वाली बैठक है। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? नाइजीरिया, इथियोपिया, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील। तो कोप 32 की बैठक कहां पर होगी? UNFCCC के अंतर्गत कि उसके तत्वाधान में इसका निर्णय हो चुका है, इथियोपिया में होगी। कोप 30 की बैठक कहां पर चल रही है? ब्राजील की बेलम में। हालांकि कोप 31 की बैठक कहां होगी इस पर अभी निर्णय नहीं हो पाया है। इसमें कंपटीशन है ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बीच, अभी इसका फैसला नहीं हो पाया है। तो कोप 32 की बैठक इथियोपिया में होगी, ये निर्णय हो चुका है और इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में इसको आयोजित किया जाएगा। इथियोपिया ने यह अवसर नाइजीरिया के साथ प्रतिस्पर्धा में जीता है। अधिकांश देशों का या आप कह सकते हैं कि अफ्रीकी देशों का इसे समर्थन मिला है इथियोपिया को। आधिकारिक घोषणा अभी इसकी होना बाकी है और ये निर्णय कोप 30 सम्मेलन के दौरान ही लिया गया है। और आप जानते हैं कि जो इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन होता है UNFCCC के अंतर्गत, इसमें क्षेत्रीय रोटेशन के आधार पर मेजबानी हासिल की जाती है। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? आपके सामने ऑप्शंस कितना है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। 64.23%, 65.78%, 67.13%, 68.90%। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 67.13%। चलिए बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। यहां पर वोटिंग परसेंटेज बिहार के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक रहा है 67.13%। और इसमें भी आप देखिए कि महिलाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर के भागीदारी ली है मतदान में। 71.78% इनकी भागीदारी रही है और पुरुष मतदाता रहे हैं 62.98%। 1951 के बाद अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है बिहार में। 2 चरणों में मतदान संपन्न हुआ था और मतदान के पात्र लोग कितने थे? 7,45,26,858 मतदाता थे। मतदान की विशेषता ये रही कि इस बार मतदान बहुत शांतिपूर्ण हुआ, बहुत ही प्रशासनिक कुशलता के साथ हुआ, इसलिए कहीं पर भी पुनर्मतदान रीपोल की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगला प्रश्न है न्योमा एयरबेस कहां स्थित है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब या लद्दाख। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लद्दाख, यानी ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ये पूर्वी लद्दाख में स्थित है और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, भारत की जो सीमा है चीन के साथ, जिसको हम लेक के नाम से जानते हैं, वहां से केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर ही ये स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई पर यह स्थित है? 13,710 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है और विश्व के सबसे ऊंचे एयरबेस में से एक ये हाइट इसको बना देती है न्योमा एयरबेस को। इसकी जो अपग्रेडेशन लागत है, इसको जो उन्नयन किया गया है, इसका जो अपग्रेडेशन किया गया है, उसकी लागत बैठी है लगभग 230 करोड़। मौजूदा रनवे को बढ़ाकर के इसके वो 2.7 किलोमीटर लंबा किया गया है। नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ साथ, नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हैंगर, क्रैश बे और आवासीय परिसर भी यहां पर विकसित किए गए हैं। अब ये भारी परिवहन विमान और लड़ाकू विमान दोनों को संभालने में सक्षम है न्योमा एयरबेस। सैनिकों की, हथियारों की, रसद सामग्री की बहुत तेज आपूर्ति करने में सक्षम होगा। पेंगोंग सो लेक, डेमचोक और देपसांग तक पहुंचाने में विशेष रूप से इसकी भूमिका एस्टेब्लिश होगी। 2026 की शुरुआत तक यहां फाइटर ऑपरेशन भी शुरू होने की उम्मीद है, हालांकि ऊंचाई एक चुनौती रहेगी। इसका रणनीतिक महत्व यही है कि न्योमा जो है वो लद्दाख में लेह, कारगिल, थोइस और दौलत बेग ओल्डी के बाद एक और सक्रिय एयरबेस के रूप में काम करेगा और भारत की उत्तरी सीमाओं पर सामरिक और रसद शक्ति को मजबूती प्रदान करेगा। विशेष तौर से पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में इसके रणनीतिक महत्व को आप समझ सकते हैं। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और अभ्यास प्रश्न है IPCC की स्थापना किन 2 संगठनों के द्वारा की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है यूनेस्को और WHO, दूसरा ऑप्शन है UNDP और FAO, तीसरा ऑप्शन है WMO और UNEP यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और WHO। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।